सो स्टूडेंट, हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। फैराडे ने जो एक पर्टिकुलर थियरी रखी थी, उस थियरी का बेस ये था कि अगर मैग्नेट है एंड अ कॉइल, इफ़ यू कंसीडर, मैग्नेट को अगर रिलेटिवली मोशन में लाते हैं कॉइल के रिस्पेक्टिवली, या फिर मैग्नेट को रख देते हैं और कॉइल को आप मूव कराते हो, तो मतलब क्या बन रहा है, रिलेटिव मोशन इन दोनों के बीच में चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके बीच वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो अगर चेंज होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वहाँ पर मिलने वाला है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे घर में आज जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं वो इसी कारण से यूज़ कर पा रहे हैं कि वो एक्सपेरिमेंट फैराडे का जो था वो सक्सेसफुल था। फिर निकोला टेस्ला ने काफ़ी उस पर काम किया, अल्टरनेटिंग करंट पर काम किया, तब जाके आज हम लोग ये सारी चीज़ें यूटिलाइज कर पा रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इन डेप्थ जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, और उसके पहले भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। देखिए, फैराडे का ये मानना था कि देखिए ये जो मैग्नेट है, तो आपको ये चीज़ तो पता है कि मैग्नेट अगर है तो मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो अगर मैं एक मैग्नेटिक कंपास ले लूँ और मैग्नेटिक कंपास को अलग अलग जगह पर रख दूँ, तो देखिए मैग्नेटिक कंपास अगर मान लो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक कंपास वाला। मैग्नेटिक कंपास को कहीं यहाँ रख दूँ तो नॉर्थ पोल वाली डायरेक्शन, मैग्नेटिक कंपास को यहाँ रख दूँ तो नॉर्थ पोल वाली डायरेक्शन, यहाँ रख दूँ तो नॉर्थ पोल वाली डायरेक्शन। तो कुछ इस तरीके से मुझे समझना है, तो मैं इन सारे पॉइंट्स को अगर जोड़ना शुरू कर देता हूँ, मुझे कुछ इस तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसे मैं कह दूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। या फिर और एक बेहतर तरीका जो था वो कुछ इस तरीके से था कि वायर अगर ले लिया और वायर में से अगर करंट पास हो रहा है, और यहाँ पर अगर कोई पेपर है और पेपर के ऊपर अगर मैं आयरन फिलिंग्स को डाल देता हूँ, तो आयरन फिलिंग्स का एक पैटर्न मुझे मिला। तो आयरन फिलिंग का कुछ पैटर्न इस तरीके से मिला, सर्क्यूलर। तो करंट कैरिंग वायर जो है दैट इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स एक्सिस, और जो वहाँ पर कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है। तो कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को ये पैटर्न क्यों फॉलो कर रहा है, इसका कारण ये था कि आयरन फिलिंग जो होती है, आयरन जो होता है ये ऑलरेडी मैग्नेटिक मटेरियल है, तो खुद के अंदर वो कहीं ना कहीं नॉर्थ साउथ पोल इंड्यूस्ड करा के उस लाइन को फॉलो कर रहा था। तो मैग्नेटिक निडल वाली ज़रूरत वहाँ पर नहीं थी। आयरन फिलिंग जो है, तो आयरन फिलिंग, आयरन पार्टिकल्स जो हो गए वो खुद में नॉर्थ और साउथ पोल को इंड्यूस करा के उस तरीके से उस डायरेक्शन को वो फॉलो करते हैं। अभी बात ये समझनी है हमें कि जो हम लोग यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल दिखा रहे हैं, तो हम ये बात करेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन तैयार है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार है। तो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका, विजुअलाइज करने का जो एक तरीका है वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से हम लोग दिखाएंगे नॉर्थ टू साउथ। ये देखिए बाहर ही बाहर, अंदर में तो साउथ टू नॉर्थ होगा, लेकिन हम लोगों को जो अभी सोचना है, राइट नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन दिस आउटर सेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से दिखा होगा, यहाँ से अगर दिखाना है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से मैंने दिखा दी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को विजुअलाइज करते समय ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी कि कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करने वाली नहीं है, कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। दूसरी चीज ये है कि जितना क्राउडेड होगा लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होने वाली है। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कमज़ोर होगी, कम होगी। ये चीज़ें तो हमारे पास है। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो हमने है विजुअलाइज करा दी यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो सीधे सीधे हिसाब यहाँ पर ये बन रहा है कि आप उस पॉइंट पर जाओ, उस लाइन के अलावा, उस लाइन को कर्वेचर अगर आप देखो तो इस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में उसको फॉलो करो और टेंजेंट निकाल दो। ठीक है, एक टेंजेंट निकाल दिया, तो मैं बोल दूंगा इस पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है तो ये बी बार मैं कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूँ। या फिर चलो कोई अलग पॉइंट ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, तो इस कर्वेचर को टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। देखिए, टेंजेंट ड्रॉ करने के दो तरीके भी हो सकते हैं, या तो अंदर भी ला सकते हो, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, वो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन को फॉलो करो आप, लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाली जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करो। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी बार आ गया। फिर उसी तरीके से आप चाहे जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो।
और टेंजेंट निकालना है कर्वेचर को, इसको मैं बोल दूंगा बी बार। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन आप यहाँ पर निकाल सकते हो। चलो ये तो हो गए हमारा मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पर हमें काम करना है और जिसके बेसिस पर पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर पढ़ना है, वो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग समझेंगे। एक छोटा सा मैं एरिया इमेजिन कर लेता हूं। यहां पर एक छोटा एलिमेंट है ds। देखिए ये एलिमेंट है ds, और यहां पर जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड जो टेंजेंशियली यहां पर मिलने वाली है, कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। ये मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मुझे मिल गई बी बार। अच्छा, ये कैसे जा रही है इसको देख लो आप, यहां पर है। इसको समझने के लिए, देखिए इसको समझने के लिए हमें यहां पर जो क्वांटिटी समझना है वो ये है। आगे चलकर जो सिचुएशंस आएगी उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी और कॉइल का इफेक्टिव एरिया होगा। अभी जब कॉइल का एरिया होगा तो फील्ड लाइंस यहाँ इसमें से पास तो हो रही है, लेकिन कितना इफेक्टिव नंबर उसका यूज हो रहा है उस पर हमें काम करना है। तो इस चीज को मैथमेटिकल क्वांटिटी में हमको कन्वर्ट कराना है। कन्वर्ट कराते समय देखिए एरिया एक स्केलर क्वांटिटी दिख रही है और बी बार जो है ये वेक्टर क्वांटिटी दिख रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया को सबसे पहले कन्वर्ट करा देंगे एरिया वेक्टर में। कैसे करवाते हैं उसको एरिया वेक्टर में कन्वर्ट, वो भी देख लो। तो आपके पास जो क्वांटिटी दिख रही है एरिया ds, इसको मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा यहां पर। तो ये हो गया मेरा ds बार, और यहां पर मुझे एंगल जो मिलना है वो एंगल होगा सपोज थीटा। हालांकि ये चीज बहुत ही मायने रखती है कि आप एंगल किस तरीके से निकाल सकते हो। काफी बार ये होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे क्या कर लेते हैं, एंगल लेते हैं बी बार और एरिया के बीच वाला। वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर ये 60 डिग्री है तो यहां पर एरिया जो दिख रहा है मुझे वो एरिया इस प्लेन में है और बी बार कुछ इस तरीके से है। अगर ऊपर वाला 60 है तो ये 30 होना चाहिए। तो आप कैलकुलेशन के समय 60 की जगह अगर 30 ले लेते हो तो पूरा के पूरा न्यूमेरिकल ही गड़बड़ हो जाएगा। सो बेहतर आपको समझना है एंगल जो निकालना है, दैट एंगल शुड बी बिटवीन एरिया वेक्टर एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर। तो यहां इनके बीच वाला एंगल मुझे मिल गया थीटा। इसके लिए जो क्वांटिटी डिफाइन की गई है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई, क्योंकि हम लोगों ने स्मॉलर एरिया ले लिया है, इज इक्वल टू बी बार डॉट ds बार। बी बार डॉट ds बार। तो हमने यहां पर डॉट प्रोडक्ट लिया। डॉट प्रोडक्ट क्यों लिया उसको भी समझना है। देखिए जो स्मॉल एरिया था, मान लीजिए ऐसा स्मॉल एरिया मैंने यहां पर ले लिया, वही स्मॉल एरिया मैंने ले लिया, तो इसका वेक्टर कैसे आएगा? तो समझ लो ये इसका एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है। तो चलो कितना है, ds बार है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वहां पर जो होगी, चलिए मान लीजिए बी बार है। तो ये बी बार और ds बार, इनके बीच वाला एंगल देखिए, बी बार और ds बार, इन दोनों के बीच वाला एंगल थीटा कितना है, 0 डिग्री है। हालांकि ये बताया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन बताया गया है, तो परपेंडिकुलर की वजह से बच्चे 90 डिग्री लेना शुरू कर देते हैं। वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है, मैं मान के चलता हूं, लेकिन एरिया को परपेंडिकुलर है। व्हाट अबाउट एरिया वेक्टर? तो ये एरिया वेक्टर मुझे दिख रहा है और एरिया वेक्टर को मुझे ये क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। तो इन दोनों के बीच वाला एंगल कितना होना चाहिए, ये थीटा होना चाहिए 0। तो चलो 0 तो मिल गया। तो डी फाई ये मुझे मिल गया यहाँ पर b ds, और cos की वैल्यू जो थी तो cos 0 1 होने की वजह से यहाँ पर b ds। तो ये मुझे चीज मिल गई है मैक्सिमम, ये मुझे चीज मिल गई है मैक्सिमम। वैसे ही मैं वही एरिया ले रहा हूं। अभी अगर एरिया वहीं पर है, इसका एरिया वेक्टर ये मान के चलिए, ठीक है, एरिया वेक्टर है मेरे पास ds बार, और अगर यहां पर बी बार जो है कुछ इस तरीके से,
मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द एरिया, पैरेलल टू द एरिया है, ठीक है, लेकिन एरिया वेक्टर को अगर आप बात करो तो ये 90 डिग्री बना रहा है। तो थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री में बात करता हूँ यहाँ पर, तो फ्लक्स वाली क्वांटिटी आ जाती है 0। ये क्वांटिटी अगर आप बात करोगे 0, तो ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। तो कहीं ना कहीं हमें नंबर मैक्सिमम और मिनिमम के बीच वाला मिलने वाला है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स वाली क्वांटिटी है, तो यहाँ किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर बात करोगे तो हमारे पास फॉर्मूला जो था b/ds था, उसी को हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू b/ds cos थीटा। और थीटा एंगल किसके बीच का है? b और ds के बीच का नहीं है। b बार जो वेक्टर है, ऑब्वियसली b बार वेक्टर है, और एरिया जो स्केलर था उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करा दिया एरिया वेक्टर में। तो एरिया वेक्टर और b इन दोनों के बीच वाला जो एंगल बन रहा है दैट इज नथिंग बट ए फ्लक्स। अच्छा, अगर क्वांटिटी, ये जो एरिया है ये छोटा एरिया था, तो पूरे एरिया के लिए हम लोग बोल देंगे b/ds बार, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करवाना है, तो इंटीग्रेट करवाने के बाद जो क्वांटिटी मिल रही है वो क्वांटिटी हम लोग phi बोल देंगे। चलिए मान के चलो कि phi इज इक्वल टू मुझे मिल गया bs, ये मैक्सिमम मिल गया, या फिर bs, चलो cos थीटा के बारे में बात करता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा है। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होगा, देखिए ये तो मैंने छोटा सा एरिया ले लिया, लेकिन मेरे पास इसकी जगह पर कॉइल है, और कॉइल में काफ़ी सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, कुछ नंबर ऑफ टर्न्स है, तो मैं लिख सकता हूँ phi इज इक्वल टू n bs cos थीटा। अच्छा, आपको अगर s नहीं लेना है एरिया के लिए, एरिया के लिए काफ़ी बार होता है ऐसे कि रेफरेंस बुक्स में एरिया के लिए a दिया होता है, तो आप कुछ ये भी बोल सकते हो कि phi इज इक्वल टू n bs की जगह पर एरिया a और ये cos थीटा। इस क्वांटिटी को आपको ध्यान में रखना है, और इसी एक क्वांटिटी पर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड होने वाली है। मैं लगे हाथों एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। और गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे गॉस थ्योरम, वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज अगर दोनों अंदर है, तो यहाँ पर गॉस थ्योरम वाला जो फ्लक्स वाली क्वांटिटी होती थी वो होती थी 0, क्योंकि देखिए Q इनसाइड डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाता, तो अंदर वाला पूरा चार्ज तो 0 बन रहा है, क्योंकि नेट चार्ज यहाँ पर 0 है, तो 0 फ्लक्स वाली क्वांटिटी कितनी आती है? 0, नेट फ्लक्स इज 0। तो नेट फ्लक्स 0 का मतलब क्यों हो रहा है? क्योंकि आउटवर्ड जितना है उतना ही इनवर्ड फ्लक्स आने वाला है, जितना आउटवर्ड होगा उतना ही इनवर्ड फ्लक्स होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि अगर मैं यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ कि कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, मान लीजिए यहाँ से अगर 1 2 3 फ्लक्स लाइन्स बाहर निकल रही है, तो उतना ही 3 लाइन यहाँ से अंदर भी आने वाला है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल का जो स्ट्रेंथ होता है वो तो स्ट्रेंथ सेम ही होता है यहाँ पर, तो इक्वल एंड अपोजिट होता है। इसी वजह से क्या होगा, phi मस्ट बी इक्वल टू 0। तो phi के लिए मैंने आपको क्या बोला, इंटीग्रेशन b/ds बार, तो इंटीग्रेशन b/ds बार ओवर ए क्लोज सरफेस में बात करूँ, क्लोज सरफेस पर, क्योंकि क्लोज सरफेस लेना जरूरी है, तो आंसर कितना मिल जाएगा हमें? 0। तो ये है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, जो हमेशा इंटीग्रेशन b/ds बार ओवर दैट क्लोज सरफेस ऑलवेज आ जाएगा आपको 0 मिलने वाला है।